Greetings students, welcome back to class. It's 8th standard geography. It's revision video of second chapter. The chapter name is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Students, first content is there land. Land क्या है कि नेचुरल रिसोर्स है और जो अर्थ है उसका 30% एरिया लैंड के द्वारा ही कवर किया गया है। तो जो रेस्ट ऑफ द 70% है वो वाटर है। तो हियर ऑल्सो वी कैन से कि जो एक्यूरेटली है वो 29% लैंड है और 71% क्या है, वाटर है। उसके बाद है यूज ऑफ लैंड। लैंड का यूज क्या होता है, जनरली हम देखते हैं एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, इंडस्ट्री या हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, जिस भी पर्पज के लिए यूज किया जाता है उसी को हम यूजेज ऑफ लैंड बोलते हैं। फिजिकल फैक्टर दैट डिटरमिनिंग द यूज ऑफ लैंड आर टोपोग्राफी, ये आपके क्लाइमेटिक फीचर से रिलेटेड है, सोइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देन द ह्यूमन फैक्टर दैट आर ह्यूमन डिटरमिनेट्स ऑफ लैंड use pattern like population and the technology are there. Next is the land also can be classified into टू पार्ट्स। तो मेनली यहाँ इसकी कैटेगरीज जो हैं वो प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड के बीच में की गई है। तो प्राइवेट लैंड आपका इंडिविजुअल लैंड होगा जो आपका अपना है, जिसके ऊपर किसी एक इंडिविजुअल का क्या होता है, राइट्स होता है। कम्युनिटी लैंड जिसके ऊपर पूरी कम्युनिटी का राइट्स होता है। इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द रूरल एरिया तो हम बोल सकते हैं जो पॉन्ड है, टेम्पल है, इस तरीके के एग्जाम्पल वहाँ हो सकते हैं। इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू द अर्बन एरिया देन द स्टेडियम और पार्क, ये आपके एग्जाम्पल वहाँ हो सकते हैं। द नेक्स्ट इज देयर कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। जो लैंड रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है। एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ग्रोइंग डिमांड लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो फॉरेस्ट हैं उनको भी ऑलमोस्ट क्या कर दिया है, काट लिया गया है या डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज का भी एक्सप्लॉयटेशन हो गया है। तो सोयल या लैंड रिसोर्सेज को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है यहाँ पे। सो देर आर सम पॉइंट्स, अफॉरेस्टेशन, लैंड रिकमेंडेशन एंड द रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर एंड चेक्स ऑन ओवरग्राजिंग। द नेक्स्ट इज देयर दैट इज द सोयल। तो सोयल क्या है, ग्रेनी सब्सटेंस है कवरिंग ऑन द अर्थ सरफेस और सरफेस ऑफ अर्थ। लैंड फॉर्म को डिटरमाइन क्या करते हैं, डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सोयल। और जो सोयल है इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, जिसके अंदर आपका मिनरल्स हो गया है। नेक्स्ट इज द लैंड स्लाइड, द मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डिब्रीज, जैसे आपके चट्टाने होंगी या मलबा वगैरह हो गया वो, और अर्थ डाउन अ स्लोप इज नोन द लैंड स्लाइड्स। यानी जब लैंड एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाता है तो उसको हम लैंड स्लाइड बोलते हैं। सपोज ये आपका लैंड है और ये आपका लैंड है या ये आपका लैंड है, बारिश की वजह से या फिर जो है फ्लड की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से जब यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इस तरीके की जो मूवमेंट होगी वो लैंडस्लाइड के अंदर आएगी। मिटिगेशन मैकेनिज्म, development in the scientific techniques has empowered us to understand what factor causes the landslide and how to manage them। मतलब इतनी नॉलेज तो हमें हो गई है कि कौन कौन से फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और किस तरीके से उससे बचा जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। देर आर सम पॉइंट्स, hazard mapping to locate the area prone to landslides, hence such area can be avoided for buildings and settlement। तो उस एरिया से हम कंस्ट्रक्शन को अवॉइड कर सकते हैं या उसको हमें वहाँ उस एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे जहाँ ये एरिया प्रोन है या जहाँ पॉसिबिलिटी है कि यहाँ लैंडस्लाइड हो सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप द लैंड फ्रॉम स्लीपिंग, तो एक मजबूत सी वॉल को वहाँ बनाया जा सकता है। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट द लैंडस्लाइड, तो वेजिटेशन एरिया को इंक्रीज किया जा सकता है। एंड द सरफेस ड्रेन कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड्स अलोंग विद द रेन वाटर एंड द स्प्रिंग फ्लोज। सो सरफेस ड्रेनेज से हम क्या कर सकते हैं, लैंडस्लाइड्स को रोक सकते हैं विद जो रेन वाटर है और स्प्रिंग फ्लोज है उसके साथ साथ।
The factor of the soil formation, the nature of the parent rock, climatic factor and the topography and the role of organic matters. These are the factors which are responsible for the soil formation. As the mentioned below, the parent rock determine the color, texture and chemical properties of the soil, and the climate, temperature, rainfall influences the rate of weathering and humus formation. Then time determines the thickness of the soil profile. Fauna and flora is in a microorganism affect the rate of humus formation. Degradation of soil and the conservation measures. अब सोइल इरोजन के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है या डिग्रेडेशन ऑफ सोइल के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है, दैट आर द सोइल इरोजन एंड द depletion are the major threats to the soil as a resource. Both human and natural factor can lead the degradation of a soil. तो human और natural factor दोनों responsible हैं for the soil degradation or soil erosion. Some examples are given there. Deforestation, which factor lead the soil degradation? Overgrazing, overuse of chemical fertilizer or pesticide, रेन वॉश और लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड. तो इन सभी की वजह से क्या हो सकता है, सोयल डिग्रेडेशन और सोयल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं. मीनवाइल द सम मेथड ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन आर गिवन देयर. सोइल को किस तरीके से बचाया जा सकता है या उसको मेंटेन किया जा सकता है, उसके कुछ एग्जांपल हैं. द फर्स्ट इज मल्चिंग्स. सपोज मान लो ये आपका एरिया है, यहाँ एक प्लांट हमने यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, इनके बीच में जो गैप बच गया तो इस एरिया को हम जो इसमें स्ट्रॉ वगैरह दे रखा है यानी जो घास फूस होता है उससे क्या कर देंगे, कवर कर देंगे ताकि सोइल के मॉइस्चर को बचाया जा सके. कॉन्टूर बैरियर के अंदर हम क्या करेंगे, जो है इसके अंदर हम जैसे नाम से ही पता चल रहा है बैरियर, तो यहाँ हम बैरियर बनाएंगे. जब बैरियर बनेंगे तो वाटर को हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और सोयल को भी मेंटेन कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल दे रखा, स्टोन से ग्रास सोयल आर यूज टू बिल्ड द बैरियर अलोंग द कॉन्टूर. ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट द वाटर. जैसे आपका ये एरिया, लेट्स सी वंस, ये आपका लैंड है, इस तरीके का जो लैंड है, ये ट्रेंचेज आपकी जैसे बाउंड्री की तरीके से ट्रेंचेज उसमें बना दी जाएंगी ताकि वाटर को क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके एक प्रकार से. नेक्स्ट इज द रॉक डैम. नेम से ही पता चल रहा है रॉक डैम यानी एक प्रकार से बैरियर ही इसके अंदर भी हम बनाएंगे. तो इसमें दे रखा, रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एंड ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सोइल लॉसेज. दो तरीके से सोइल इरोजन होता है मेनली, जिसको हम क्या बोलते हैं, वन सी. सपोज ये आपका लैंड है, दिस वन इज योर लैंड. अब एक तो इसकी ऊपर वाली जो परत है सोइल की ऊपर वाली जो मिट्टी है उसको हम बोलते हैं सीट इरोजन. लेकिन जब इसी लैंड में से कुछ एक गली सी बन जाती है, गली इन द सेंस कुछ गड्ढे से बन जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हम रॉक डैम का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग. नेम से ही पता चला था इसके अंदर इंटर या अल्टरनेटिव जो रोज है उसके अंदर क्रॉपिंग होगी. डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द अल्टरनेटिव रोज एंड आर ऑल्सो सोन एट द डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द रेन वॉश. तो इसमें अल्टरनेटिव रोज के अंदर क्रॉपिंग होगी. उसके बाद है कॉन्टूर प्लगिंग. इसके अंदर क्या होगी, पैरेलल क्रॉपिंग इसके अंदर जो है की जाएगी. लेट्स सी सम स्टूडेंट्स, सी हियर. इस तरीके से आपके जो है हील्स होंगे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, वो जब आएंगे तो उसको पैरेलल बना दिया जाएगा एक बैरियर के तौर से. जो पैरेलल बना के ही उसमें जो है क्या किया जाएगा, फार्मिंग या कल्टीवेशन किया जाएगा, इससे इरोजन नहीं होगा. द नेक्स्ट इज द शेल्टर बेल्ट. अब जो भी कोस्टल और ड्राई रीजन है, तो मेनली जो है समुंदर के आसपास का जो रीजन होगा उसको कोस्टल रीजन बोलते हैं. ड्राई रीजन जहाँ वाटर फैसिलिटीज कम होगी, तो वहाँ विंड मूवमेंट को चेक करने के लिए, उससे बचाने के लिए
शेल्टर बेल्ट्स कर दी जाएगी। तो इसके चारों तरफ यहाँ प्लांटेशन एक प्रकार से हो जाएगी, जिसको हम शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। देयर इज नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर। वाटर जो है थ्रू आउट द अर्थ के ऊपर ऑलमोस्ट कितना है, 70% जो है वाटर है। अब जो 17% वाटर है उसमें से ड्रिंकेबल वाटर कितना है, 70% में से 2.7% जो है ड्रिंकेबल वाटर है। अब जो ये 2.7% ड्रिंकेबल वाटर है, इसमें से भी 70% आपका आइस वगैरह में है। आइस वगैरह जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, तो वो भी, उसकी भी अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट इज देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग द शॉर्टेज इन द फ्रेश वाटर सप्लाई। जो फ्रेश वाटर है उसमें प्रॉब्लम उनको फेस हो रही है, मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर इंडिया की भी हम बात करें तो आपकी सिविक्स की बुक के अंदर आप डिस्कस करोगे, जिसमें आपका सिटी है जिसका नाम है मद्रास और शिमला जैसे सिटीज में भी जो है ड्रिंकेबल वाटर की प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ रहा है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो किस तरीके से वाटर रिसोर्सेज को सेव किया जा सकता है या कंजर्व किया जा सकता है। देयर आर सम स्टेप्स। फॉरेस्ट एंड द अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस round off and replenish the underground water. Water harvesting is another method to save the surface of a runoff. हमें फॉरेस्ट और वेजिटेशन को बढ़ावा देना ही है, और उसके बाद जो है हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग मेथड को भी यूज़ हमें करना है। जो कैनाल्स वगैरह बनाई गई हैं उनको पैरेलल और अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, और उसके अंदर जो है मिनिमाइज लॉसेस हो इस तरीके से उसको मेंटेन करना है, मतलब वाटर की वेस्टेज न हो। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिव जो इरिगेशन मेथड है उसको यूज़ करना है। और उसके बाद ड्राई जो रीजन है वहाँ विद हाई रेट्स ऑफ द एवापोरेशन ड्रिप एंड ट्रिंकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन बी देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय द अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो ये मेथड हम यहाँ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज देयर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स विदाउट ह्यूमन एड के ग्रो करते हैं उन्हें नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ द normally include the number of plants and animals kingdom which live in a natural habitats। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। तो मेनली हमें जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ मिलेंगे कहाँ, एज द मेंशन हियर इन द वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड द एटमोस्फेयर। तो जो इन तीनों का एक प्रकार से कॉन्टैक्ट है तो उसी के बीच में ये हमें मिलते हैं। एज द मेंशन हियर, चेक अगेन, द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर एंड दैट वी कॉल द बायोस्फेयर। तो क्या बोलेंगे उसको, हम बायोस्फेयर बोलेंगे, और बायोस्फेयर में ही हमें मिलेंगे। इन बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द सर्वाइवल। तो ये एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। तो इसी को जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम भी इसी को बोला जाता है। एज आई टोल्ड यू, द वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स द बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट and the bird feed on insect and act as the decomposer. Well, vulture, due to its ability to feed on the dead livestock, is a scavenger and considered as the vital cleaners of the environment। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे यहाँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। Yes, the growth of natural vegetation depends on the primarily on the temperature, और जो moisture है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और mainly the major vegetation of the world are grouped in 4 parts. They are grouped as the forest, grassland, scrub and the tundra। ये अलग अलग क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग वहाँ के टेम्परेचर और मॉइस्चर के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं।
As the mentioned here, in the area of heavy rainfall, the huge trees thrives. Forests are associated with having the abundant water supply, or as the number of moisture decreases, the size of trees and density reduces. अगर ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो प्लांट्स ज़्यादा लंबे होंगे, जैसे माउंटेन्स वगैरह में देखते हैं, और मॉइस्चर कम होगा तो प्लांट्स भी शॉर्ट होंगे, जैसे हम डेजर्ट में देखते हैं. यस, नेक्स्ट इज द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ. जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में ही डिस्कस किया था, नेचुरल वेजिटेशन वो प्लांट्स जो विदाउट ह्यूमन एड के ग्रो करते हैं, और वाइल्ड लाइफ के अंदर भी हमने डिस्कस किया था. वाइल्ड लाइफ के अंदर आपके क्या क्या रहेंगे, इसके अंदर जो हमने डिस्कस किया था कि एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स और एक्वेटिक लाइफ जो है वो वाइल्ड लाइफ से रिलेट करते हैं, जो एक नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं. अब इसमें मेंशन कर रखा है, इन चेंजेस इन क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी नेचर और ह्यूमन फैक्टर ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए. इसमें कुछ फैक्टर हैं जैसे कि डिफोरेस्टेशन, सोइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर हैं. अनदर इज द पोचिंग, जिसका मतलब है इलीगल जो है हंटिंग. बट गवर्नमेंट ने इनको सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी स्टार्ट किए, जिसमें सोशल फॉरेस्ट्री आपका वन महोत्सव है, और एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सिटीज़ के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना है. सिटीज़ ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें कुछ एनिमल्स को प्रोहिबिटेड कर दिया. किलिंग एंड ट्रेड ऑफ एनिमल्स इज प्रोहिबिटेड. द फुल फॉर्म ऑफ CITES is the Convention on International Trade and Endangered Species of Fauna and Flora. Students, it was all over about this lecture. Thank you. Have a nice day.